सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। ये सब जानकारी है ना भूपों के बारे में, तो वो हिंदू जागृति के संकेत स्थल पर hindujagriti.org पे एक अलग पन्ना है, पृष्ठ है हिंदू विधिज्ञ करके, तो उसके ऊपर ये डिटेल्ड है। तो उसके जो कंप्लेंट के फॉर्मेट है वो भी ले सकते हैं। तो ये जो नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स है, इसके तहत कंप्लेंट करनी होती है। ये कंप्लेंट एक व्यक्ति के नाम पे देने के बजाय अच्छा रहेगा कि हम 20, 30, 40, 50 लोगों के सिग्नेचर लेके कंप्लेंट दें। तो इसमें भविष्य में समझो एक आदमी ने कंप्लेंट दिया और उस एक व्यक्ति के पीछे पुलिस या मुसलमान का ससे मेरा लगता है, उनको तकलीफ देना चालू होते हैं, तो ये संकट उसमें निकल जाएगा। तो ये कंप्लेंट देने के बाद हो सकता है कि मस्जिदों के भूपों उतर जाए, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये बहुत कम जगह पे होता है। तो फिर जिस पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट दी उसके वरिष्ठ को लिखना है, मतलब पहले लिखना है तो वो पुलिस स्टेशन और वहाँ का जो डिप्यूटी कमिश्नर रहेगा या DYSP रहेगा, मतलब जो उप पोस्ट है, जिला का जो प्रमुख है, उसका जो इमीडिएट नेक्स्ट जो पोस्ट हम कह सकते हैं, वो एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जिसके पास उसका ये विषय का कंप्लेंट होना चाहिए। तो ये कंप्लेंट वहाँ पे करनी है। RTI भी डालना है कि ऐसा ऐसा तारीख पे एक कंप्लेंट हुआ था, तो वो कंप्लेंट में आपने क्या कार्रवाई की उसकी जानकारी चाहिए। तो ये पुलिस के पीछे एक दबाव सा निर्माण हो जाता है कि ये अब हमसे ये पूछ रहे हैं। तो 2-3 जगह पे अनुभव ऐसे आए कि एक जगह पे पूना में उन्होंने तो वहाँ के लाउडस्पीकर बंद हो गए। 3-4 जगह पे ऐसा हो गया कि लाउडस्पीकर निकले नहीं, लेकिन उनका आवाज़ कम हो गया। अब इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय का 2000 साल का एक निवाड़ा भी है, जो आपको वो संकेत स्थल पे भी मिलेगा, चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल वर्सेस KKR हाउसिंग सोसाइटी करके। ये नाम, ये जजमेंट वहाँ पे है। उसके बाद में भी 2-3 जजमेंट आ गए हैं, अन्य कलकत्ता हाई कोर्ट है या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है, उनके निकाल भी आ गए। तो हम जब तकरार करेंगे तो तकरार के साथ में वो सर्वोच्च न्यायालय का जो निवाड़ा है उसकी कॉपी जोड़ सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये इस तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होना चाहिए करके बताया, तो आप इसमें ध्यान दें। अब ये रूल्स जो है प्रदूषण के बारे में जो नियम बने हैं, तो उसमें 4 अलग अलग भाग बनाए हैं गांव के या शहर के। जैसे साइलेंस जोन है जिसमें अस्पताल आएंगे, जिसमें न्यायालय के बाजू का परिसर आएगा, स्कूल्स कॉलेजेस आएंगे या टीचिंग इंस्टीट्यूशंस है वो आएंगे। तो इसके बाजू में या मंदिर भी आते हैं, उसमें धार्मिक स्थल भी आते हैं, तो उसके बाजू में सबसे कम आवाज़ रहनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा आवाज़ हो सकती है। तो ऐसे वो 4 स्तर है, हर एक स्तर का आवाज़ की जो डेसिबल लिमिट्स है वो अलग अलग होती जाती है। तो ये हम पहली कंप्लेंट कर सकते हैं, फिर उसका रिमाइंडर भेज सकते हैं, फिर उसका RTI भेज सकते हैं, हम उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं। ये सब होने के बाद भी अगर नहीं रुकता, नहीं ये समस्या रुकती, तो हम हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। ये एक उसका पिटीशन हो सकता है। अगर कोई बंधु वो करना चाहे तो हमने मुंबई हाईकोर्ट में ये किया, ये अपना लड़ा चालू भी है, तो उसका जो ड्राफ्ट है हम वो भी आपको भेज सकते हैं अगर दूसरे राज्यों में कहीं पे हो रहा है तो इस तरीके से सिर्फ भूपू उतारना ये इस विषय की या आंदोलन की यशस्विता नहीं है, लेकिन ये लड़ते रहना ये भी एक यशस्विता है। और जैसे हाईकोर्ट में पिटीशन कर सकते हैं, वैसे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, तो उसके सामने, उसके पास भी इसका कंप्लेंट हो सकता है, क्योंकि मस्जिदों के ऊपर जो मस्जिदों के ये लाउडस्पीकर से जो प्रदूषण होता है, तो एक प्रकार से जनता को होने वाली तकलीफ़ है, पब्लिक न्यूसेंस है। तो ये पब्लिक न्यूसेंस बंद हो, इसके लिए भी जो CRPC फौजदारी प्रक्रिया संहिता की जो प्रावधान है 134, तो उसके तहत वहाँ पे भी कंप्लेंट हो सकता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है जो नया 2010 के बाद एक नया कोड बना है, जिसमें सिर्फ प्रदूषण के बारे में
केसेस चलते हैं। आपको शायद याद होगा, कुछ महीने पहले दिल्ली में यमुना के तट पर श्री श्री रविशंकर जी का कार्यक्रम होने वाला था, तो उनको 5 कोटी भरना पड़ा तो वो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, तो उसके सामने भी ये विषय लेके जा सकते हैं। किसी भी मस्जिद के ऊपर जो भोपू लगता है उसको कोई भी पुलिस स्टेशन अनुमति नहीं दे सकती है, क्योंकि जो स्पीकर जो होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेसिबल, यानी वो जो निर्मित किया जाता है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेसिबल 120 से ऊपर होता है। तो जो साउंड बॉक्स जो होता है उसी को ही केवल कंट्रोल किया जा सकता है। इस कारण से जो मस्जिद के ऊपर भोपू लगाते हैं, अब एक का 120 है तो 4 दिशा में 4 वो लगाते हैं तो वो 480 हो जाएगा। तो इस कारण से कोई भी पुलिस स्टेशन भोपू को परमिशन नहीं दे सकती है। छोटे स्तर से शुरुआत करें। किसी गांव में अगर हो रहा है तो अगर ग्राम पंचायत में ठहराव हो जाता है ग्राम सभा का कि हमें इसको परमिशन नहीं देनी है, तो आगे उनको वो मुश्किल हो जाता है। ये पहली बात। फिर अगर हमें पता चलता है कि इस तरीके से कहीं पे निर्माण हो रहा है, सूचना अधिकार में मंगानी चाहिए माहिती कि यहाँ पे जो निर्माण हो रहा है तो उसका डेवलपमेंट प्लान क्या है, वो आपने पास किया है क्या, उसको बिल्डिंग आप बनाओ इस दृष्टि से आपने परमिशन दी है क्या। तो ये सब निकालने के बाद जो अभ्यास करके हमें सामने आएगा तो उसके आगे इस दृष्टि से आगे का नियोजन कर सकते हैं। एक जगह पे ऐसे हुआ था कि उन्होंने मस्जिद का 70% निर्माण हो चुका था, तब जाके सामने आया कि उन्होंने मस्जिद के लिए परमिशन मांगी ही नहीं थी। उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पूछा था कि हमें एक हॉस्टल बनाना है, तो हॉस्टल के लिए परमिशन ली और मदरसा और मस्जिद बनाने का चालू किया था। तो ये समझ में आने के बाद उसकी तुरंत तकरारें हो गई और वो बंद कर दिया गया। लेकिन इस तरीके से ये सब निकालना है। फिर उसके बाद जो पानी का कनेक्शन है, फिर उसके बारे में जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, उसके लिए किसने परमिशन दिया है, वो भी मतलब वो पूरा थोड़ा सा ढूंढते जाना है। ये एक 4 दिन की 8 दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये थोड़ी 2-3 महीने की प्रक्रिया है। सूचना अधिकार में अर्जी करने के बाद उसके जो उत्तर आते हैं, तो अपने जो स्थानिक वहाँ के हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ता है तो उनसे बात करके उसके जवाब लेके फिर इसमें हम आगे जा सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है 2012 में हिंदू विधिज्ञ परिषद का जो पहला ईश्वर की कृपा से यश था, तो वो ये था कि शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता है अजित पवार, शरद पवार, तो उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है पूना, तो वहाँ की एक इलीगल मस्जिद उच्च न्यायालय के आदेश से हम गिरा पाए थे। तो ये हो सकता है, इतना ही। जिस भूखंड पर मस्जिद का निर्माण आपको लग रहा है कि संभावित है या होना शुरू हो गया है, आप सीधे किसी भी आंदोलन को खड़ा करने से पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है सिविल में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो उसके लिए आप सबसे पहले तहसील से उस कागज़ को निकलवा लें, क्योंकि हमने ये अपने यहाँ किया। हमारे यहाँ बच्चा कब्रिस्तान दर्ज है हिंदुओं का, एक जगह है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में, वहाँ बच्चा कब्रिस्तान हिंदुओं का दर्ज था। वो उसमें गलती क्या हुई कि आंदोलन पहले खड़ा हो गया, तब तक डॉक्यूमेंट्री जितना भी एविडेंस था वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया या वहाँ से हटा दिया गया। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जब आप किसी भी सिविल मैटर में जाते हैं। जहाँ भी मस्जिद का निर्माण हो रहा है तो सबसे पहले तो 2 तरह के निर्माण होते हैं। एक होता है अतिक्रमण, जो सरकारी ज़मीन वगैरह पे होता है, तो यदि वो अतिक्रमण है तो वो मस्जिद टूटनी निश्चित है। तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये मस्जिद बन किस ज़मीन पे रही है। और दूसरा एक होता है अवैध निर्माण मस्जिद का। ज़मीन तो उनके किसी संस्था वगैरह की होती है या किसी डोनर की होती है, पर वो जो मस्जिद बन रही होती है उसकी परमिशन संबंधित विभाग से नहीं ली जाती है, जैसे ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, टाउन प्लानिंग है। तो वो सूचना के अधिकार के तहत हमें पूछना है कि ये, हमें सवाल नहीं पूछना है, हमें ये पूछना है कि ये जो मस्जिद है उस मस्जिद कौन से एरिया में, कौन से प्लॉट नंबर पे है, कौन से सर्वे नंबर पे है। तो इस मस्जिद के निर्माण के लिए आपके कार्यालय के द्वारा जो भी अनुमति दी गई है उसकी प्रतिलिपि। तो हमको अगर नहीं अनुमति है तो हमारे को जवाब आएगा कि इस तरह का कोई अनुमति हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, मतलब मस्जिद अवैध है।
जब वो आपके पास जवाब आ जाए तो संबंधित विभाग को उस मस्जिद को तोड़ने के लिए सबसे पहले लिखना है। नगर पालिका है तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, अवैध बांध काम प्रतिबंध डिपार्टमेंट, पर सबसे बढ़िया है मुख्य अधिकारी या कमिश्नर, उसको लिखना है। कार्रवाई नहीं होगी, मस्जिदों पे जल्दी कार्रवाई नहीं होती है। वो जब सारी कार्रवाई आपकी पूरी हो जाए, सूचना के अधिकार के तहत सूचना आपके पास आ जाए, लिखने के बाद कार्रवाई नहीं हो तो फिर आपके संपर्क में जो अधिवक्ता है उनको संपर्क करके वो सारा मटेरियल उनको दे देना है। तो हम हाईकोर्ट से फाइल करके उस मस्जिद को गिराने के लिए आगे प्रयास करेंगे। Muslim का घर within a night itself they will convert it into a masjid. Ramzan they will make the prayer in the night itself, and all the peoples of that area will join there. When we ask that, no, it is a prayer is going on. After this Ramzan, that house has become the masjid. See, this is how the dangerous position is. For that purpose also, that is a law is there. When the house is used for the residential purpose, it is for the residential purpose only. They have to take the permission from the municipal authority, whatever the local authorities. Therefore, it is the best option is first we have to file the complaint. Yes, this is the residential house. They are now the a problem is started because so many vehicles are coming and the peoples are gathering by the Muslim community. It will lead to the communal disturbance. That type of the complaint we can file, and also the through RTI we can get the original papers of that house that is only meant for the residential, and in connection to that, that is the electricity, water supply and other documents also. All the documents will show that it is only a residential house. By that also we can stop that construction of the illegal this masjids in the residential houses. सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। हमारा जो हिंदू धर्म पालन करने का अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है, ये हमसे कोई छीन नहीं ले सकता। अब जहाँ पे राष्ट्रगीत के गायन के दरमियान हम खड़े नहीं, ना तो हम गाएंगे और ना तो हम उसमें सम्मिलित होंगे, ऐसा अधिकार अगर क्रिश्चियनों को सर्वोच्च न्यायालय देता है, ये एक जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का, तो अगर उनको यहाँ तक फ्रीडम है तो कॉन्वेंट हो या और कुछ भी हो, हमारे हिंदू बच्चों को कुमकुम लगाना हो, तिलक लगाना हो, वो बैंगल्स पहनना हो, जो भी कुछ है, तो ये इसका अधिकार है। लेकिन इसमें होता क्या है प्रैक्टिकल इससे कि जो बच्चों के ऊपर ऐसा नहीं करना, ऐसे कंपल्शन होता है, तो पालक खड़े नहीं होते, और जब तक पालक नहीं खड़े होते तब तक ये हम आगे लेके नहीं जाते। एक संगठन के रूप में अगर इस पे कार्य करना है तो मूल स्वरूप में वो बच्चों के पालक खड़े होने चाहिए, वो बच्चे खड़े होने चाहिए। अगर इस तरीके से हम किसी 1, 2, 4 पालकों को खड़ा कर सकते हैं तो ये आंदोलन, ये न्यायालयीन प्रक्रिया, हर चीज़ से हम ये जीत सकते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मेरी बेटी के साथ खुद ये हुआ। वो तिलक लगा कर जाती थी माथे पर, तो उसकी टीचर उसको रोज़ टॉर्चर करती थी कि तुम बहुत बड़ी पंडित हो जो रोज़ तिलक लगा कर आती हो। इसका बहुत सीधा सा प्रोसेस है। जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कि आप एक एप्लीकेशन मूव करो कि मुझे मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए मेरे बच्चे को, अगर वो इमैच्योर है बच्चा तो पेरेंट्स करें, और बच्चा मैच्योर है, अगर 18 से अबव की एज है तो बच्चा उस एप्लीकेशन को मूव करे कि मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इस पे डायरेक्ट एक्शन लेंगे। बहुत सीधा सा प्रोसेस है, हर ज़िले में उनका ऑफिस होता है, तो आप इसके लिए सीधे वहाँ जा सकते हैं। हम ये देखते हैं कि कॉन्वेंट में केवल हिंदू बच्चे ही जाते हैं, ऐसे नहीं है। उन कॉन्वेंट में सिखों के भी बच्चे जाते हैं, उन कॉन्वेंट में मुस्लिम भी जाते हैं। तो क्या कोई कभी कॉन्वेंट किसी सिख बच्चे को ये कह सकता है कि तुम्हारे हाथ में जो कड़ा पहना जाता है वो नहीं चलेगा? यदि सिख के हाथ का कड़ा चल सकता है तो हिंदू लड़कियों के हाथ का जो चूड़ियाँ है वो भी चलनी चाहिए। सिर्फ हम डट कर के उसका विरोध नहीं करते हैं, और यदि हम संगठित रूप से उसका विरोध नहीं करेंगे तो ये इस तरीके से वो दबाव डालने का प्रयास करते हैं।
वास्तविक रूप में हमारे जो धार्मिक अधिकार है उसका उपयोग यहाँ पर करना चाहिए। आमतौर पर ऐसे देखते हैं कि परिवार डरते हैं कि यदि हम उसका विरोध करेंगे तो फिर हमारे बच्चे को वो फेल कर देंगे, लेकिन ऐसे संभव नहीं होता है, क्योंकि आजकल ये सूचना का अधिकार है। आप आपके बच्चे का जो मार्कशीट है, आंसर पेपर है, उसको मंगवा सकते हैं फिर से। तो इस दृष्टिकोण से भी हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें संगठित रूप से यदि विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से हम इसका विरोध करने की आवश्यकता है। गौ माता से भरी हुई गाड़ी पकड़ी हो, जानवरों को, बैल वगैरह को हमने अगर कहीं से छुड़ाया हो और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी हो, गौ मांस का कोई ट्रक पकड़ा हो, तो या हमें कोई जानकारी हो कि यहाँ कत्ल के लिए गौ माता वगैरह कुछ लाई गई है, तो उसके इस संदर्भ में हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। और पुलिस स्टेशन में लिखित में शिकायत देने के बाद अगर कोई पुलिस अधिकारी हमारे ऊपर केसेस वगैरह करता है तो उसका सीधा एक ही रास्ता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 166 में उस पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, पर उस धारा के अंदर सीधा उसके ऊपर केस नहीं बनता है। पहले हमें उसके ऊपर कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारी को लिखना पड़ता है, और वरिष्ठ अधिकारी अगर कार्रवाई नहीं करे तो हमें एक लेटर देना पड़ेगा राज्य सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उस अधिकारी के ऊपर अभियोग चलाने के लिए। ये थोड़ी कानूनन प्रक्रिया थोड़ी लंबी भी है, पर सुब्रमण्यम स्वामी के केस में डिसाइड हो गया है कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन 6 महीने में नहीं मिले तो उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और सभी संगठनों से मेरा निवेदन है कि जो गौरक्षा के लिए काम करते हैं, एक बुक है मेनका गांधी की इतनी बड़ी, एनिमल लॉज ऑफ इंडिया, वो किताब आप अपने पास जरूर रखें। उसमें सारी जानकारियां कानून के बारे में दी गई है, उससे आपको बहुत खुद स्वयं कानूनी जानकारी प्राप्त होगी। और इससे ज़्यादा भी कोई अगर प्रताड़ना होती है पुलिस की तो कृपया जरूर अपने अधिवक्ता नज़दीक है उनको बताएं, हमें बताएं, तो उसके ऊपर आगे जरूर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे ही एक प्रश्न है कि भारत में हर एक गांव में गोचर भूमि जो है वो आरक्षित है, लेकिन आज इस गोचर भूमि पर अधिकतर मात्रा में अतिक्रमण हुआ है, तो इस गोचर भूमि को मुक्त करने के लिए क्या करना होगा? अब ये ऐसी परिस्थिति है कि जैसे गाय कम हो गई या गोपालन कम हो गया तो वो ज़मीन का वापर कम हो गया, तो लोगों का ध्यान उसमें से निकल गया है। आज की तारीख में महाराष्ट्र में परिस्थिति ऐसी है कि अतिक्रमण की बात छोड़ दे, सरकार खुद कई जगह पे ये ज़मीन खेती के लिए दारिद्र्य रेशे के नीचे के उनके लिए वो दे रही है। ये तरीके की परिस्थिति आज है। मतलब महाराष्ट्र में एक आंदोलन इस तरीके से बढ़ रहा है कि जो भी कुछ ये गायरान ज़मीन मराठी में कहते हैं गुरचरण ज़मीन, तो ये पूरी की पूरी ज़मीन अभी ऐसे लोगों को दी जाए। ये सिर्फ गोचरण भूमि के लिए नहीं है, ये मंदिरों की ज़मीन के लिए भी है। तो इसके लिए आंदोलन खड़े होने चाहिए, लोगों ने आवाज़ उठानी चाहिए कि ये ज़मीन रहना, ये ज़मीन इसी स्तर से रहना जिस पे गवत आए, जहाँ पे पेड़ उगे, जो हमारे गोवंश के लिए आवश्यक है, तो ये आप कृपा करके किसी को न दे। अगर ये देते हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। इस तरीके से खत लिखना, आंदोलन करना, मेमोरेंडम देना, ये सब चीज़ें, मतलब ये एक ठंडा पड़ा हुआ, ठंडे बस्ते में गया हुआ विषय है। इसको अगर हम जागरूक करते हैं फिर एक बार, तो ये बिल्कुल होगा, ये नामुमकिन नहीं है, ये हो सकता है। एक सवाल ऐसे भी आया है कि गोरक्षा के दृष्टि से कि एक वाहन में कितने जानवर ले जाए जा सकते हैं और उनके लिए कितनी जगह होना ज़रूरी है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि इसके बारे में जो भी कानूनी प्रावधान है तो वो सब हिंदू जागृति.org के ऊपर जो हिंदू विधिज्ञ का पन्ना है उसके ऊपर पूरी जानकारी उसकी रखी गई है। ये जो मूल सवाल है, तो छोटा अगर वाहन है तो उसमें ज़्यादातर 2, मध्यम स्वरूप का है तो 4 और बड़े इसमें 6 जानवर ले जाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही कानून नहीं है, कानून के बहुत सारे छोटे छोटे उसमें ये है। जैसे कि अगर एक वाहन से जानवर लेके जा रहे हैं तो वो वाहन के ऊपर लिखना चाहिए कि ये इसमें से जानवर लेके जा रहे हैं, वो कहाँ से कौन भेज रहा है और किसके लिए भेज रहा है, ये सब उसके ऊपर होना चाहिए। फिर हर जानवर के लिए अलग अलग स्पेस है, एक मतलब बड़े जानवर के लिए, छोटे जानवर के लिए, हिरन के लिए, मतलब हर जानवर के लिए जो समाज में पाए जाते हैं ऐसे जानवर के लिए बहुत डिटेल्ड नियम है।
वो नियम की प्रति भी उसमें है। जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट बना, तो उसके तहत ये एनिमल ट्रांसपोर्ट रूल्स बने हैं। तो ये रूल्स के कुछ सेक्शन अगर आप आपके साथ में रखोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, हर जगह पे पुलिस को वो कानून दिखा के उससे वो FIR रजिस्टर करा के लेने के लिए। बस सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। इस विषय को दो स्तर पे देखना चाहिए। एक, हमारे प्राचीन मंदिरों को बचाना, और दूसरा, मंदिर तोड़े जाते हैं लेकिन मस्जिदें नहीं टूटती, तो मस्जिदों को भी तोड़ने के लिए आंदोलन चलाना, ये उसका दूसरा विषय है। पहले विषय के बारे में ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय का 2009 का आदेश ऐसा है कि 2009 से आगे कहीं पे भी पब्लिक लैंड पे, शासकीय ज़मीन पे धार्मिक मंदिर ना बने। अगर ऐसा बनता है तो वो उस जिले का कलेक्टर उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो अगर आपके सामने कहीं पे भी गवर्नमेंट लैंड पे अगर कोई मस्जिद बनी है जो अनधिकृत है 2009 के बाद, तो आप सीधा वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश की कॉपी लेके उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। ये एक पूरी प्रोसेस है। फिर दूसरा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य को उसके बारे में नियम बनाने को बोला। तो ये नियम के तहत 3 चीज़ें होती है। एक है कि ठीक है, शासकीय ज़मीन थी लेकिन प्राचीन मंदिर है, 1961 के पहले का अगर है और आपके पास उसका एविडेंस है तो वो रेगुलराइज हो जाएगा, तो वो करना है उनको। आपको वो कागजात बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो वो मंदिर का अस्तित्व कब से है वो दिखाते हैं। दूसरी उसमें कैटेगरी है कि आप जगह दे दो दूसरी जगह पे, ठीक है, वहाँ पे नहीं बना सकता, रास्ता है, पुलिस कैंपस है, वहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो आप दूसरी जगह पे दे दो, ये दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी है कि नहीं, ये तोड़ना ही चाहिए। तो इसमें अनधिकृत जो बने हैं, इंक्रोचमेंट जो है, तो उनके बारे में ही ये मूलतः सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया चालू है। तो होता क्या है कि मंदिरों के ऊपर कार्रवाई किसी भी तरीके से हो रही है लेकिन मस्जिद नहीं गिरते हैं, तो हमें कुछ मंदिर भी बचाने हैं। अब इसमें एक राज्य, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर ऐसे 2 समितियों का गठन हुआ है। जैसे मुंबई है, ठाणे है, पूना है, शहर है, बड़े शहर, तो उसमें वो कमेटी का प्रमुख वहाँ का कमिश्नर है। तो कमिश्नर के सामने आपको वो सब कागजात पहले पेश करने हैं कि भाई ये हमारा तो लीगल है, ये सब तब से है, ज़मीन हमारी ओनरशिप की है, तो सुप्रीम कोर्ट के तक जाने की भी आवश्यकता नहीं रहती, तो वहाँ पे हो जाता है। अगर जिला या वो शहर की कमेटी अगर खारिज कर देती है, वो कहती है नहीं फिर भी आपका इलीगल है, तो राज्य सरकार को भी ये अपील हो सकता है। ये हो गया मतलब न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के पहले की प्रक्रिया। और यही सब बातें मस्जिदें गिराने के लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे एक बात अभी आई थी कि 2009 के बाद में कहीं पे भी अनधिकृत धार्मिक मंदिर हो या जो भी कोई हो, वो बनना ही नहीं चाहिए। तो अगर कहीं पे ऐसे है तो वो भी गिराने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म